डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर सुनील परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय वर्ष बीए मुख्य पेपर 205 हिंदी भाषा व्याकरण और संप्रेषण के अंतर्गत खंड 1 हिंदी भाषा की इकाई 1 हिंदी भाषा की अवधारणा और उसके कालक्रमिक विकास के बारे में जानेंगे। मित्रों, इस इकाई का लेखन कार्य डॉक्टर सुनील परमार और दृश्य श्रव्य प्रस्तुतिकरण डॉक्टर सुनील परमार ने किया है। मित्रों, इस इकाई का उद्देश्य क्या है? तो इस इकाई को पढ़ने के बाद आप हिंदी भाषा से परिचित हो सकेंगे कि हिंदी भाषा क्या है। दूसरा, आप हिंदी भाषा की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे। तीसरा, आप हिंदी भाषा की उपभाषा और उपभाषाओं के अंतर्गत आने वाली क्षेत्रीय बोलियों से परिचित हो सकेंगे, यानी कि हिंदी भाषा की उपभाषाएं कौन कौन सी है और उन उपभाषाओं में कौन कौन सी बोलियों का समावेश होता है, उसे आप जान सकेंगे। चौथा, आप हिंदी भाषा के कालक्रमिक विकास से परिचित हो सकेंगे, यानी कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ उसे जान पाएंगे। पांचवा, आप हिंदी भाषा के विविध रूप को समझ सकेंगे। मित्रों, जिसे हम हिंदी भाषा कहते हैं उसका भाषाई स्वरूप क्या है? यह तो आप जानते हैं कि अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी है, फ्रांसीसियों की फ्रेंच, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है और पंजाब की पंजाबी। हिंदी किसकी भाषा है? हिंदी प्रदेश की या हिंदुस्तान की? आप यह भी जानते हैं कि हिंदी प्रदेश भी निश्चित रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में बंगाल की सीमा तक, उत्तर में हिमालय की तराइयों से दक्षिण में महाराष्ट्र की सीमा तक कई राज्यों में हिंदी बोली जाती है, लेकिन इन प्रदेशों में आम आदमी अपनी अपनी बोलियों का भी व्यवहार करते हैं। क्या वे बोलियां ही उनकी अपनी भाषा है? फिर हिंदी का अपना स्थान क्या है? अक्सर हिंदी के विद्वानों के सामने कुछ जटिल प्रश्न उपस्थित होते हैं। हिंदी क्या है? उसका मानक स्वरूप क्या है? उसका क्षेत्र कौन सा है? उसके बोलने वाले कौन लोग हैं आदि। वही हिंदी है जिसके माध्यम से यह पुस्तक लिखी गई है या जिस भाषा में हम फिल्म देखते हैं अथवा दूरदर्शन के कार्यक्रम देखते हैं। वही हिंदी है जिसमें साहित्य रचना होती है और जिसमें लोग पत्र पत्रिकाएं तथा अखबार पढ़ते हैं। अब हम हिंदी भाषा का स्वरूप क्या है उसके बारे में जानते हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति ईरानी भाषा से मानी जाती है। ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया था, तब सिंधु नदी के पूर्व का जो क्षेत्र था उसे उन्होंने हिंदुस्तानी और वहाँ की बोली जाने वाली भाषा को हिंदुस्तान हिंदी कहा था। यानी कि मित्रों, जब ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया तब सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हिंदुस्तानी कहा गया, क्योंकि उन्होंने सिंधु नदी को इसलिए हिंदू कहा था कि ईरानी भाषा में स के स्थान पर ह का प्रयोग होता है, इसलिए सिंधु न कहकर हिंदू कहा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस विषय में विद्वानों में मतभेद देखने मिलते हैं। सर्वप्रथम आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपनी पुस्तक हिंदी शब्दानुशासन में हिंदी को लेकर अपना विचार व्यक्त किया। उनका मानना है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में इसे प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था कहा है। रामविलास शर्मा ने भाषा और समाज नामक पुस्तक में इसे जनपदी बोलियों से विकसित माना है। सर्वप्रथम रूस से हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। इसे आर्य भाषा, देव भाषा या देववाणी भी कहते हैं और इसी से हिंदी भाषा का स्वरूप निर्मित हुआ है। भाषाविदों ने हिंदी भाषा का स्वरूप निर्धारण करने में संस्कृत, जो आर्य भाषा के रूप में जानी जाती है, इनको 3 भागों में विभाजित किया है।
पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय 1500 ईस्वी सन पूर्व से लेकर 500 ईस्वी सन पूर्व के बीच है। इसमें भाषा के दो रूप देखने मिलते हैं, एक वैदिक संस्कृत और दो लौकिक संस्कृत। संस्कृत का यह रूप हमें वैदिक संहिताओं, आरण्यकों तथा प्राचीन उपनिषदों आदि में देखने मिलता है। दूसरी है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय 500 ईस्वी सन पूर्व से 1000 ईस्वी सन तक माना गया है। मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषा का विकास 3 उत्थानों में हुआ है, एक पाली, दूसरा प्राकृत और तीसरा अपभ्रंश। तीसरी है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय 1000 ईस्वी सन से आज तक का माना गया है। हिंदी भाषा अपभ्रंश के 6 भेद किए हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी और गुजराती भाषा का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी बोलियों का समावेश होता है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी बोलियों का समावेश होता है। गुजराती भाषा में गुजराती बोलियों का समावेश होता है। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहदा भाषा का विकास हुआ है। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। खश अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा का विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी का समावेश होता है। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियों का समावेश होता है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया भाषा का विकास हुआ है। बिहारी के अंतर्गत मगही, मैथिली, भोजपुरी बोलियों का समावेश होता है। हिंदी भाषा का स्वरूप 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों से निर्मित होता है। हिंदी भाषा खड़ी बोली का मानक रूप है। मित्रों, अब हम हिंदी भाषा की अवधारणा की चर्चा करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप कई बार यह सोचते हैं कि हिंदी क्या सिर्फ खड़ी बोली है या अवधी, ब्रज जैसी बोलियों का भी इसमें शामिल किया जाता है। राजस्थानी क्या है? राजस्थानी के कवियों, साहित्यकारों की रचनाओं का अध्ययन हम हिंदी साहित्य में भी करते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है, जिसमें राजस्थानी और मुख्य रूप से मारवाड़ी के शब्दों की प्रचुरता मिलती है। तो क्या डिंगल को भी हम हिंदी भाषा माने? अगर डिंगल राजस्थानी और मारवाड़ी को हिंदी में माने तो फिर राजस्थानी क्यों अलग से है? ये कई सारे प्रश्न विद्यार्थी मित्रों आपके मन में आते हैं। हिंदी है क्या? इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि हिंदी शब्द और हिंदी भाषा का अर्थ क्या है। आज हिंदी शब्द का 3 अर्थों में प्रयोग होता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। कई प्रसंगों में राजस्थानी को हिंदी में सम्मिलित कर लिया जाता है, जबकि कई जगह राजस्थानी को अलग माना जाता है। जब हम आदिकाल और मध्यकाल की बात करते हैं तो मीरा की रचनाएं तो हिंदी साहित्य में हैं, लेकिन विजयदान देथा और तारा प्रकाश जोशी की मारवाड़ी या राजस्थानी की रचनाएं हिंदी साहित्य से बाहर मानी जाती हैं। तो कई ऐसे प्रश्न हैं जिसकी चर्चा हम करते हैं। हिंदी के 3 अर्थ कौन कौन से हैं? सबसे पहले हिंदी का अर्थ व्यवहारिक है। ये सबसे सामान्य और विस्तृत अर्थ है। ये अर्थ हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार निर्धारित किया गया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और बाबू श्याम सुंदर दास ने माना है कि हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 5 उपभाषाओं की 18 बोलियों एवं उर्दू एवं और दक्षिणी भाषा का समाहार भी हिंदी में है। यह हिंदी का सबसे व्यापक अर्थ है, क्योंकि इसमें दक्षिणी के साथ साथ हिंदी को भी, उर्दू को भी शामिल कर लिया गया है। दूसरा अर्थ भाषा विज्ञान में पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी मानते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी और धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के 10 राज्य हैं जिन्हें हिंदी प्रदेश कहा जाता है। उन 10 राज्यों में बोली जाने वाली 17 बोलियों को हिंदी में शामिल किया जाना चाहिए।
इस प्रकार ग्रियर्सन ने राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी भाषाओं को भी हिंदी से अलग माना। उनका मानना था कि पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कुल मिलाकर 8 बोलियों को भी हिंदी में शामिल किया जाना चाहिए। तीसरा अर्थ है खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी या परिनिष्ठित हिंदी। वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलित है। जब हम मानक या परिनिष्ठित हिंदी की बात करते हैं तो उस हिंदी में हम न तो ब्रज और अवधी को शामिल करते हैं, न ही उसमें कन्नौजी, बुंदेली आदि भाषाओं को शामिल करते हैं। व्याकरण सम्मत परिनिष्ठित शुद्ध रूप जो वर्तमान में हिंदी प्रदेशों की सरकारी भाषा, भारत की राजभाषा तथा देश के 42% व्यक्तियों की मातृभाषा है एवं अन्य 30% व्यक्ति इसका व्यवहारिक ज्ञान रखते हैं। यही देश की मानक, परिनिष्ठित राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। इस क्षेत्र की खड़ी बोली को आधार बनाकर उसका एक व्याकरण बनाया गया, उसे बनाकर शुद्ध किया गया, उसके नियम बनाए गए। इन नियमों में बंधी हुई भाषा हिंदी कहलाई, जो हिंदुस्तान के 10 राज्यों में सरकारी भाषा के रूप में प्रचलित है। वह भाषा जो भारत की राजभाषा है, शिक्षा, साहित्य और समाचार पत्रों की भाषा है, वही भाषा हिंदी है। वर्तमान में हिंदी के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया जा रहा है। इसे ही मानक या परिनिष्ठित हिंदी कहते हैं। हिंदी क्षेत्र हिंदी साहित्य के इतिहास अनुसार हिंदी उस विस्तृत भूभाग की भाषा है जो पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर प्रदेश में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी छोर के पहाड़ी प्रदेश में भागलपुर, दक्षिण पूर्व में रायपुर तथा दक्षिण पश्चिम में खंडवा के बीच में फैला हुआ है। इस भूभाग में 5 भाषाएं, 18 बोलियां एवं उनकी उपबोलियां बोली जाती हैं। हिंदी के ये तीनों अर्थों अलग अलग आधारों पर निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान में राजभाषा के रूप में हम खड़ी बोली के व्याकरण सम्मत रूप को लेते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार देखें तो हिंदी में राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी भी शामिल हैं। लेकिन व्यवहारिकता को देखें तो आज के परिदृश्य में खड़ी बोली के व्याकरण सम्मत रूप को भी हिंदी भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। मित्रों, अब हम हिंदी भाषा के कालक्रमिक विकास की बात करते हैं। वैदिक काल से हिंदी का इतिहास आरंभ होता है। उससे पहले आर्य भाषा का स्वरूप क्या था, वह कल्पना का विषय है। भारत में आर्यों के आने के बाद भारतीय आर्य भाषा का इतिहास शुरू होता है। भारतीय आर्य भाषा की इस लंबी आयु को 3 युगों में कालों में बांटा जाता है। 1 प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का, 2 मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और 3 आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय 1500 ईस्वी सन पूर्व से लेकर 500 ईस्वी सन पूर्व तक का है। इसमें 2 रूप मिलते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को प्राचीन संस्कृत, छंदस आदि नामों से पुकारा गया है। संस्कृत का यह रूप वैदिक संहिताओं, आरण्यकों तथा प्राचीन उपनिषदों में मिलता है। संहिताओं की रचना विभिन्न कालों एवं स्थानों में अनेक ऋषियों द्वारा हुई है और बहुत दिनों की मौखिक परंपरा रही है। वैदिक संस्कृत की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। मूल भारतीय भाषा की अपेक्षा इसमें स्वर कम हो गए हैं। वैदिक संस्कृत में समास के समस्त पद प्राय 2 शब्दों को ही मिलते हैं। इसमें स्वराघात के 3 नियम निश्चित कर दिए गए हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। वैदिक संस्कृत में भाषा के 3 रूप मिलते हैं, उत्तरी, मध्यदेशीय और पूर्वी। लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत को क्लासिकल संस्कृत भी कहते हैं। भाषा के अर्थ में संस्कृत शब्द का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि रामायण में मिलता है। लौकिक संस्कृत का मूल आधार उत्तरी बोली थी, क्योंकि वही प्रामाणिक मानी जाती है। लौकिक संस्कृत साहित्यिक भाषा है। प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री आचार्य पाणिनि ने 5वीं-6वीं सदी के पूर्व में उसके आदर्श रूप के आधार पर साहित्यिक संस्कृत के व्याकरण
अष्टाध्यायी की रचना की। लौकिक संस्कृत की कुछ सामान्य विशेषताएं। लौकिक संस्कृत भाषा बहुत दिनों तक साहित्य, दर्शन तथा धर्म की भाषा बनी रही। दूसरी विशेषता है, लौकिक संस्कृत भाषा के 3 रूप थे, उदीच्य, मध्यदेशीय एवं प्राच्य। इसमें शब्द रूपों की बहुलता में बहुत कुछ एक रूपता आ गई है। लौकिक संस्कृत में समास के नियमों का प्राय कठोरता से पालन होता है। 2. मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषाओं का समय 500 ईस्वी सन पूर्व से 1000 ईस्वी सन पूर्व तक माना गया है। मध्यकालीन आर्य भाषा का विकास 3 उत्थानों में हुआ है। प्रथम उत्थान पाली युग, द्वितीय उत्थान प्राकृत युग और तृतीय उत्थान अपभ्रंश युग। प्रथम उत्थान पाली युग। पाली युग का समय 500 ईस्वी सन से 1 ईस्वी सन तक माना गया है। इस युग में भी बोलियों का भेद पाया जाता है। इस संबंध में महाराज अशोक की धर्मलिपियों से पूर्व का हमें कोई निश्चयात्मक प्रमाण नहीं मिलता। इस धर्मलिपियों की भाषा देखने से ज्ञात होता है कि उस समय उत्तर भारत की भाषा में कम से कम 3 भिन्न भिन्न रूप अवश्य थे, पूर्वी, पश्चिमी और पश्चिमोत्तरी। कोई दक्षिणी रूप भी था या नहीं, इस संबंध में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। इस काल की साहित्यिक भाषा पाली कदाचित शौर सैनी की किसी प्राचीन बोली के आधार पर बनी थी। द्वितीय उत्थान प्राकृत युग। प्राकृत युग का समय 1 ईस्वी सन से 500 ईस्वी सन तक का माना गया है। लोगों की बोली में समय के अनुसार बराबर परिवर्तन होता रहा है और अशोक की धर्मलिपियों की भाषाएं भी बाद में प्राकृत के नाम से प्रसिद्ध हुई। मध्यकाल में संस्कृत के साथ साथ इन प्राकृतों का भी व्यवहार होने लगा। संस्कृत नाटकों में भी इन्हें स्वतंत्रता पूर्वक बराबर पदवी मिलने लगी। साहित्यिक प्राकृत भाषाओं में मुख्य 5 प्रधान हैं: शौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, पैशाची प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत। तृतीय उत्थान अपभ्रंश युग। अपभ्रंश युग का समय 500 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन तक माना गया है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप अपभ्रंश के रूप में दिखाई पड़ता है। अपभ्रंश का विकास प्राकृतकालीन बोलचाल की भाषा से हुआ है और इस रूप में उसे प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। अपभ्रंश अर्थात बिगड़ी हुई भाषा। अपभ्रंश शब्द का प्राचीनतम प्रयोग अब तक की जानकारी के आधार पर इन ग्रंथों में मिलता है: पतंजलि का महाभाष्य, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, कालिदास का विक्रमोर्वशीयम। मित्रों, आज हमने इस इकाई में हिंदी भाषा का स्वरूप, हिंदी भाषा की अवधारणा, हिंदी भाषा का कालक्रमिक विकास में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में जाना। आगे के लेक्चर में हम आधुनिक आर्य भाषाओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परः।